हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है भाषा। भाषा के बारे में समझेंगे क्या होता है भाषा। यहाँ देखें, विचारों को प्रकट करना, विचारों को ग्रहण करना। भाषा को अगर मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में समझाऊं तो भाषा का मतलब ये होता है एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि अगर मुझे आपसे कोई बात बोलनी है तो जिस भी माध्यम के द्वारा मैं आपको बताऊंगी और आप उस बात को समझ के रिप्लाई करोगे, यानी कि उसका जवाब दोगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाषा कहलाएगी। यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। अब इसमें विचारों को प्रकट करना और विचारों को ग्रहण करना, मतलब वही हुआ, विचारों को प्रकट करना यानी कि अपनी बात को बताना। जो भी मेरे मन में है मैं अगर आपको प्रकट कर रही हूँ तो वो क्या है, भाषा ही है। जैसे किस माध्यम से प्रकट करेंगे, बोलने के माध्यम से। और आप कैसे विचारों को ग्रहण करोगे, सुनकर करोगे या देखकर करोगे। आगे है लिखना और पढ़ना, यानी कि लिखकर भी बताया जा सकता है और पढ़कर भी समझा जा सकता है। विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। यानी कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यही भाषा कहलाती है। आज हमारी भाषा इतनी विकसित हो गई है कि हम अपनी हर बात दूसरों को समझा देते हैं, किंतु बच्चों पहले ऐसा नहीं था। आज के टाइम पे ठीक है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, लेकिन पहले समय पे ऐसा नहीं हुआ करता था। इतने सारे माध्यम नहीं थे भाषा को समझाने के लिए। मनुष्य पहले अजीब अजीब आवाजों, इशारों से अपनी बात व्यक्त करता था। वैसे ही कुछ ध्वनियों का प्रयोग हम आज भी क्या करते हैं। जैसे देखो, पहले साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, यानी कि संकेत भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात बताई जाती थी। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऐसे आधुनिक तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले संकेत भाषा थी और भी चीजें थी, लिखकर, चिन्हों के माध्यम से, है ना, और चित्र बनाकर अपनी बातों को समझाया जाता था। लेकिन अब तो हमारे पास प्रॉपर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात बताते हैं। लेकिन कुछ चीज आज के समय पे अब भी ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम आज के टाइम पे भी करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। जैसे आज भी यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के संकेतों से यातायात को नियंत्रित करता है। कैसे, आपने कभी देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो कैसे कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को, भाई हाथों के माध्यम से ही करते हैं। वो रुकने का इशारा ऐसे देते हैं, आने का इशारा ऐसे देते हैं, तभी हम उसे समझ पाते हैं और ट्रैफिक ऐसे ही रेगुलेट होता है। आगे बोला है, धीरे धीरे संकेतों, आवाजों, ध्वनियों से कार्यों की पहचान होने लगी। जैसे श का मतलब होता है चुप हो जाना, यानी कि एक ऐसा संकेत है जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि हमें चुप होना है, ठीक है। इसके बाद चिन्ह बनाए जाने लगे, फिर चित्र बनाए जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया, ठीक है। पहले अलग अलग ध्वनियां निकाली जाती थी, संकेतों से बताया जाता था। अब फिर क्या होता है, आगे आगे और भी चीजें बनाई जाने लगी, जैसे चित्र वगैरह हो गए, और उसके बाद भाषा का विकास हो गया। निश्चित समान चीज के लिए निश्चित शब्द बनने लगे, पहचाने में जाने लगे। यानी कि किसी एक चीज को बताने के लिए स्पेसिफिक वर्ड होने लगे, निश्चित शब्द बनने लगे। उस चीज को बताने के लिए अलग अलग चीजें बन गई, जिससे हमें पहचान हो गई और उस चीज को समझना हमारे लिए उतना ही सरल हो गया। जैसे अब हम आगे देखें, भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा हमने समझी क्या होता है, अब भाषा के रूप समझते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा, देखो मौखिक भाषा का अर्थ होता है, यानी कि जब हम अपनी बात जो है मुख से बोल के बताते हैं। मुझे अगर अपने कोई विचार प्रकट करने हैं तो मैं उसको बोलकर समझा रही हूं, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा, यानी कि ओरल लैंग्वेज कहलाएगी। अपनी बात को ओरली यानी कि मौखिक रूप से प्रकट करना, यही भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है भाषा का रूप लिखित रूप। देखो इसके नाम से भी हमें समझ आ रहा है, लिखित रूप यानी कि जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं, यानी कि लिखकर आपको कोई चीज समझाई जा रही है तो वो भाषा का लिखित रूप है। लिखकर समझाई जा रही है, और लिखित भाषा को पढ़कर ही समझा जा सकता है। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको समझने हैं।
यातायात पुलिस का सिपाही जब मुड़ने का संकेत देता है तो उसके संकेत से हम मुड़ जाते हैं। अतः संकेत द्वारा भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को हम समझा भी सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं कुछ ऐसी बातों के लिए जो उनसे हम अपनी बात बता सकते हैं, परंतु इसके माध्यम से हर एक मन की बात नहीं बताई जा सकती। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम ऐसे बता देंगे संकेत के माध्यम से, वो चीज बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। पशु पक्षी भी ध्वनियां निकालकर अपने भाव प्रकट करते हैं, परंतु इन ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते। देखो जो जानवर होते हैं वो भी अपनी बातें करते हैं आपस में, उनकी ऑफकोर्स दूसरी चीज है, लेकिन उसको हम भाषा नहीं कह सकते। फिर है, संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली और लिखी हुई जाती हैं, जैसे कि चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी, जापान में जापानी और नेपाल में नेपाली, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यानी कि जो पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है और समझी जाती है। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब बात आती है हमारे भारत की। हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की अपनी अलग भाषा है। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को क्या दिया है, मान्यता दी है। आइए जाने ये भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ठीक है, ये हुई हमारी 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये नॉर्मली बोली जा सकती हैं, संविधान में इनका जिक्र किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करें, भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। देखिए, मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगी, हिंदी हमारी राजभाषा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा है ही नहीं कोई भी, यानी कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी राजभाषा के रूप में ही जानी जाती है। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं मिला हुआ। ठीक है, राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। आपने देखा होगा सरकारी जो हमारे कामकाज किए जाते हैं सारे, वो भी हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं, इसलिए इसको राजभाषा कहा गया है। अब हमारा दूसरा विषय यहाँ पे शुरू होता है, लिपि। लिपि क्या होता है? बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। देखिए, क्या होता है, जब भी हमें कोई अपनी बात बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनियां निकलती हैं तो क्या, जब उनको हम किसी चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वही हमारी लिपि कहलाते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निश्चित जो हमारे शब्द हैं उनको लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को ही लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है और हर भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यानी कि भाषा के लिखने का तरीका, किस तरीके से भाषा को प्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है या लिखा गया है, उसी को ही लिपि कहेंगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख भाषाओं और लिपियों के हमें जानना है कौन कौन सी हैं। देखिए, यहाँ भाषाओं के नाम दिए हैं। पहली भाषा दी है पंजाबी। पंजाबी किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी में। गुरुमुखी लिपि है। तमिल में ही है, भाषा का नाम भी तमिल है और उसकी लिपि का नाम भी तमिल ही है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन 3 भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी लिपि में ही हमारी हिंदी भाषा लिखी गई है। फिर है अंग्रेजी और जर्मन। अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। चलिए, अब हमने सीखा कि लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है। अब हमारा अगला विषय है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के नियम का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है, यानी कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को लिखने का, समझने का, उसके नियमों का हमें ज्ञान हो पाता है और इसी को ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा का ज्ञान होने के लिए, उसको अच्छे से जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात उसके नियमों को जानना जरूरी है और वो हमें किसके द्वारा होगा? सिर्फ व्याकरण के द्वारा ही होगा। जैसे चाचा जी ने मेरी जलेबी लाई। ठीक है, ये तो वाक्य अशुद्ध है, इसमें तो करेक्शन है ही नहीं, कुछ भी गलत लिखा है ये, तो इसको ठीक करके कैसे लिखा है? चाचा जी मेरे लिए जलेबी लाए।
लाए लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये शुद्ध है। पहले वाक्य में लिंग, सर्वनाम और क्रिया की अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही पता चल रहा है। देखो यहाँ पे एक तो लिंग का वो फर्क आ गया, यहाँ पे पुल्लिंग के साथ में स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिया, पहली गलती तो इसमें ये हुई थी। और फिर सर्वनाम का भी मिस्टेक आई थी, यहाँ पे मेरी लिखा था, यहाँ पे ये भी गलत है, मेरे आएगा। फिर है क्रिया भी यहाँ पे गलत लिखी थी। तो इन सभी चीजों का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखें हमने इसमें पाठ में क्या क्या सीखा। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपनी बातों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर बताए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा। फिर है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी कि हमारी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, किस ढंग से लिखी गई है, वो लिपि कहलाएगी। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं, यानी कि एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को उसके शुद्ध रूप से जान सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में बच्चों इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।